जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्रैश एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का जो है सामाजिक विज्ञान का 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे और टोटल जो है NCERT के पैटर्न पे आधारित रहेगा। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स चारों चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चित्र के साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करके अपने दोस्तों को इसमें ऐड कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन है वो किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है मेजनी के द्वारा, ऑप्शन बी है हिटलर के द्वारा, ऑप्शन सी है बिस्मार्क के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी है विलियम प्रथम के द्वारा। ठीक है, तो रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था वो बिस्मार्क ने किया था और बिस्मार्क जो है यही है बिस्मार्क। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। और आपको इसमें एक एडिशनल बातें बता दें कि बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था वो 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ था। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे इस तथ्य को भी। रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन है बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ये है बिस्मार्क साहब और इनका जो जन्म हुआ था वो 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ था। 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ था और इनके जो पिता थे एक जंकर थे। ठीक है, इनके जो पिता थे एक जंकर थे, जंकर। ठीक है, इनके पिता एक जंकर थे, तो याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। कल का भी क्वेश्चन है, दोहराया हुआ क्वेश्चन है। 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुआ था। अगर इसका फुल डेट पूछे तो 10 मई बता दीजिएगा। ठीक है, 10 मई 1871। अगर इसका फुल डेट पूछे तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी आपको बता दें कि फ्रांस के बीच में हुआ था और एक प्रशा के बीच में हुआ था। यानी फ्रांस और प्रशा के बीच में 10 मई 1871 ईस्वी को एक संधि हुआ जिसे हम लोग फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में। अगर बाय द डेट के साथ पूछे तो 10 मई हो जाएगा, 10 मई 1871। और यह जो संधि हुई थी ये फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था। फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति, अभी ये इतिहास का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति का नाम सुने होंगे आप लोग। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था ऐसे मुख्यतः नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, नवंबर 1917 में। लेकिन हम आपको बता दें कि बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी 2 चरणों में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति 2 चरणों में हुई थी। एक फरवरी 1917 में हुआ था और एक नवंबर 1917 में हुआ था। लेकिन फरवरी 1917 की जो क्रांति हुई इसको उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि नवंबर 1917 की क्रांति को दिया गया। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में पूछता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी तो आपको आंसर देना है कि नवंबर 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति हुआ था। यानी तीसरा का जो बी नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन जो है किसने किया था, तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, लाल सेना का गठन जो है ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है कि लाल कुर्ती, यहाँ पे सेना जो है इसके स्थान पे पूछ देता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती अगर पूछे तो वहां पे गैरीवाल्डी हो जाएगा। अगर लाल कुर्ती का गठन किसने किया था तो वहां पे गैरीवाल्डी हो जाएगा। जबकि लाल सेना का गठन किसने किया था तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राटस्की। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था। चंपारण विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था। चंपारण विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1918 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1917 ईस्वी। तो चंपारण जो विद्रोह हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी 1916 ऑप्शन नंबर
ए चंपारण विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो 5 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1769 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1765 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में है 1773 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी में है 1775 ईस्वी। तो बताना है कि स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, स्पिनिंग जेनी। तो 6 का यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1765 ईस्वी। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वो 1765 ईस्वी में हुआ था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है किसने किया था। सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, देख लीजिएगा। यही है आपका सेफ्टी लैंप। 2 सेफ्टी लैंप का यहाँ पे हम चित्र आपको दिखा दिए हैं। एक सेफ्टी लैंप नंबर 1, ये है नंबर 2। तो यही है आपका सेफ्टी लैंप। तो बताना है कि इस सेफ्टी लैंप जो है इसका आविष्कार जो है वो किसने किया था। जेम्स हारग्रीव्स ने किया था कि जॉन के ने किया था कि क्रॉम्पटन ने किया था या डेवी ने किया था। तो 7 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डेवी, जिसका फुल नाम है हम्फ्री डेवी। ठीक है, हम्फ्री डेवी। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो था वो हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। और याद रखेंगे इसका जो आविष्कार है, सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया गया था वो 1816 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ देगा कि सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है वो कब और किसने किया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1816 ईस्वी में हम्फ्री डेवी के द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था। याद रखेंगे 1816 ईस्वी में सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि चीन में जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। चीन में जो क्रांति हुई थी जिसे हम चीनी क्रांति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि चीनी क्रांति कब हुई थी या चीन में क्रांति कब हुई थी। तो ऑप्शन ए में है 1949 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1950 ईस्वी या ऑप्शन नंबर डी है 1948 ईस्वी। तो चीन में जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। तो 8 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा 1949, 1949। यानी कि चीन में जो क्रांति हुई थी 1949 ईस्वी में हुआ था। 8 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का जो है संपादन किया। महात्मा गांधी के द्वारा या महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यंग इंडिया नामक पत्र का। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया नामक पत्रिका का पत्र का संपादन किया गया था। तो 9 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहले विश्व बाजार के रूप में जो है कौन सा शहर उभर कर आया था। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। यह जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे अच्छे तरीके से। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था, और यह जो शायद 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया। देख लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर जो है उभर कर आया था। तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा मरुस्थलीय मुद्रा, यहाँ पे मृदा हो जाएगा, मुद्रा नहीं मृदा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा गलत से मिसप्रिंट हो गया है। मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी याद रखेंगे। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है निम्न में से कहाँ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है राजस्थान में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और ये है जो है देख लीजिएगा भारत का मैप है, और यहाँ पे जो ए वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ब्राउन कलर से जो पेंट किया हुआ है यही आपका राजस्थान है। ठीक है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना ब्राउन कलर से पेंट किया हुआ, यही आपका राजस्थान है। आपको दूसरे मैप पर हम लेके चलते हैं। यह जो देख लीजिए यहाँ पे 2 तरह के मैप दिए गए हैं। ये जो पूरा जो हिस्सा आप यहाँ पे देख रहे हैं
ये जो पूरा जो हिस्सा है, पूरा जो मैप है आपका राजस्थान का मैप है, ठीक है, ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा पूरा देख रहे हैं जो रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, पूरा जो है राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है। ये पूरा राजस्थान का हिस्सा है, देख लीजिएगा एक बार। ये जो पूरा रेड कलर से पेंट जो किया हुआ है पूरा राजस्थान का हिस्सा है। यही जो भारत के मैप में अगर पूछ दे कि राजस्थान कहाँ है तो इसी को इंडिकेट करना है। देख लीजिए चित्र में, ब्लैंक मैप में इसी कारण से आपको दिखाया गया है। और यह जो पूरा हिस्सा है, पूरा जो हिस्सा है ये राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान का मैप है। चलिए अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर कहता है कि सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हरियाणा या ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है, तो 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा किया जाता है, उत्तराखंड में प्रचलित है, ये कृषि जो है उत्तराखंड में ही प्रचलित है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, तो 12 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जूट जो है किस जलवायु का पौधा है। जूट जो है किस जलवायु का पौधा है। जूट जो है किस जलवायु का पौधा है, तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण जलवायु और आर्द्र जलवायु का। उष्ण जलवायु और आर्द्र जलवायु। जूट जो है किस जलवायु का पौधा है, तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का। तो 13 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरेबिका जो है किस फसल की उत्तम किस्म है। अरेबिका जो है किस फसल की उत्तम किस्म है, तो 14 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कहवा का। कहवा का उत्तम किस्म यानी कि सबसे अच्छा जो किस्म है वो है अरेबिका। और यहाँ पे अरेबिका का कुछ चित्र, कहवा का कुछ चित्र लगा दिया गया है। इसी प्रकार का कहवा होता है और इसी का जो सबसे उत्तम वाला किस्म है वो है अरेबिका, ठीक है। ये है कहवा और इसी का जो सबसे उत्तम किस्म होता है वो होता है अरेबिका। तो 14 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में जो है किस गैस का रिसाव हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग सभी वर्षों के एग्जाम में आते हैं और 2020 के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनाइड और ऑप्शन नंबर डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो 15 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और इसके संबंध में एक बात आप याद रखेंगे कि यह जो घटना घटी थी ये 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटित हुआ था, या घटना घटा था 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। भोपाल त्रासदी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। देख लीजिएगा, यहां पर लिख देते हैं 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को, ठीक है। भोपाल त्रासदी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भोपाल त्रासदी की घटना जो हुई थी वो कब घटी थी, तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। 15 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित जो है कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि जो संयंत्र है वो निर्मित करता है। यानी कि निम्नलिखित यानी जो नीचे जो लिखित हैं, नीचे जो लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो दूरभाष निर्मित करता है, कंप्यूटर निर्मित करता है और इसी प्रकार का जो है संयंत्र जो है निर्मित करता है। तो स्टील वाला जो कारखाना होगा, स्टील वाला जो उद्योग होगा वो तो कभी दूरभाष और कंप्यूटर को निर्मित नहीं कर सकता। एल्युमिनियम वाला भी नहीं कर सकता है। यह जो करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक वाला उद्योग करेगा। यानी कि 16 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र को निर्मित करता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना
किस जिले में अवस्थित है, बिहार के किस जिले में अवस्थित है। यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि बिहार के। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो 17 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भागलपुर। ठीक है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में स्थित है। अब हमारा 18 नंबर इसी टाइप का है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। ठीक है, कांटी तापीय, यहाँ पे देख लीजिए है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना और यहाँ पे है कांटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थापित है या अवस्थित है। तो 18 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, 18 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि ऊंचा वक्ष प्रदर्शन के लिए हेसियद विधि का जो विकास है किसने किया था। यानी कि ऊंचा वक्ष, ऊंचा नीचा जो पर्वत होते हैं उनको दर्शाने के लिए एक विधि का निर्माण किया गया जिसको हम बोलते हैं हेसियद विधि। ठीक है, हेसियद विधि। तो इस हेसियद विधि का जो विकास है वो किसने किया था। तो 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लेहमान। ठीक है, लेहमान के द्वारा जो है हेसियद विधि का विकास किया गया था। तो 19 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। पर्वतीय छायांकन विधि में यह भी जो है एक प्रकार का विधि है, ठीक है, नापने के लिए। तो बोलता है कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो 20 का जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम दिशा में प्रकाश पढ़ने की कल्पना जो है की जाती है। तो 20 का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहां तक जो है आपका क्वेश्चन ही रहेगा, यहां से आपका ऑप्शन शुरू होगा। ठीक है, तो यहां पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो कथन नंबर 1 है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ठीक है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक अंतर होता है। दूसरा पढ़ लीजिए, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। तीसरा पढ़ लीजिए, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। ठीक है, 3 कथन आपको यहां पे दिया गया है। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होती हैं। और तीसरा कथन है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होता है, संभव है। अब बोल रहा है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इन कथन में से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ये तीनों के तीनों सही हैं। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि पहला और दूसरा सही है। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि दूसरा और तीसरा सही है। और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही है। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है, बिल्कुल सही बात है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, यह भी सही बात है। कोई व्यक्ति है वहां इसको लेबर के रूप में पहचान हो रहा है, अगर कहीं जाता है तो उसको किसी के गार्जियन के रूप में पहचान होता है। तो यह संभव है कि एक व्यक्ति की जो है कई पहचान हो सकती है। तो इसका पहला और दूसरा जो ऑप्शन होगा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। ठीक है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, तो ये गलत बात है। बांग्लादेश में भी हो सकता है, चीन में भी हो सकता है, अमेरिका में भी हो सकता है, रूस, फ्रांस, सब देश में लगभग होता है। तो तीसरा जो हमारा हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जो थे लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। सभी लोग जो थे रंग भेद के विरोधी थे, यानी रंग भेद का विरोध कर रहे थे। पहले क्या होता था, काला और गोरा का रंग भेद चलता था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में, यानी कि जो नीचे लिखे गए व्यक्तियों में कौन जो थे लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुडी। ठीक है, जेड गुडी। किंग मार्टिन लूथर
जो थे, महात्मा गांधी जो थे, और ओलंपिक के धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलर्स, ठीक है, ये तीनों जो थे रंग भेद के विरोधी थे, लेकिन यह जो थे रंग भेद के विरोधी नहीं थे। इनका कहना था कि रंग भेद बढ़िया बात है, अच्छा बात है, लेकिन ये तीनों व्यक्ति का कहना था कि रंग भेद जो है बहुत खराब बात है। तो यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुडी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है जी। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? सूचना के अधिकार संबंधी कानून, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? ऑप्शन ए में है 2004 में, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2006 और ऑप्शन नंबर डी है 2007। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 ईस्वी में। 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार क्या था? सूचना का अधिकार संबंधी जो कानून था वो क्या था? यानी कि मान लिया जाए कि गवर्नमेंट के पास से किसी भी काम को करने के लिए 25,000 रुपया दिया जाता है, उसमें से कुछ व्यक्ति जो है इन पैसों को रखकर बस काम करने वाले को 200 से 300 रुपया दिया जाता था। अगर ये व्यक्ति अगर मालिक से पूछे कि कितना आया है तो एक कभी इनको बताते नहीं थे, ठीक है। तो इसी के बारे में सूचना का अधिकार संबंधी कानून आया। इसमें बताया गया कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा, जो भी फंड दिया जाता है वो सभी को बताया जाए, सभी मजदूरों को बताया जाए। तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून समझ लीजिए कि यही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पे ऑप्शन ए है कि राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ऑप्शन बी है लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी है भारत नेपाल के बीच संबंधों को और भी बेहतर बनाना, मतलब और अच्छा बनाना, और ऑप्शन नंबर डी है कि सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो 24 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना, डेमोक्रेसी की स्थापना करना, ठीक है, डेमोक्रेसी की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित यानी कि जो नीचे लिखे गए हैं उनमें से कौन जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह टिकैत और ऑप्शन नंबर डी है चौधरी चरण सिंह। तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो 25 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत जो थे भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, यानी कि 25 का जो होगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उस क्वेश्चन को हमने काफी बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है विथ फिगर्स, मतलब चित्र के साथ, चित्र के विश्लेषण के साथ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।